अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बड़ी एक अहम और बड़ी गैर मामूली और दिलचस्प किस्म की समात जो है वो आखिरकार इख्तिताम को पहुंच चुकी है। इससे हमें क्या पता चलता है, इसका फैसला कब सुनाया जाएगा, ये तो एक खबर है जो आपको मैं दूंगी। लेकिन इसके अलावा मैंने भी कुछ फैसले किए हैं इस समाज से मुतल्लिक, वो फैसले आपके साथ शेयर करूंगी इसी व्लॉग में। और साथ ही साथ कुछ बताएंगे आपको कि उज़रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह ये किसके लिए सादिक आ रहा है आज के दौर में। और फिर आपसे जिक्र करेंगे कि तहरीक इंसाफ ने जो जलसों के हवाले से एक लाहेमल तय किया है वो कितना इम्पोर्टेंट है। कुछ रिलीफ भी उन्हें मिला है आज फिर से अदालतों से, तो क्या उससे कोई फ़ायदा होगा या नहीं, ये भी आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया। चलिए जी, सबसे पहले ज़रा इसी पर बात हो जाए जो मैं अहम केस की बात करी थी, यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल। वैसे तो ये केस जो है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए अहम है, बाकी या शायद नवाज शरीफ साहब के लिए अहम है, बाकी अवाम की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि बेंच एक बंदा बना रहा है या 4 बंदे बना रहे हैं या 10 बंदे बना रहे हैं। अवाम को इससे कोई सरोकार नहीं, अवाम को फैसलों से सरोकार होता है। फैसले वो आने चाहिए जो उनके लिए सही साबित हों, जो आइन और कानून के मुताबिक हों। उन्हें इस बात से गर्ज नहीं है कि कोई जज एक फैसला कर रहा है या 4 जज फैसले कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट किसने और कैसे चलानी है। तो इस लिहाज से तो खैर ये गैर अहम है, लेकिन अहम इस लिहाज से है कि जाहिर है कि मुस्तकबिल के सियासी मामलात बार बार आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और जजेस के बेंचेस, जजेस का असलूब, जजेस की वाबस्तगियाँ, जजेस की पसंदीदगियाँ, बहुत सारी चीज़ें फिर उसमें कहीं ना कहीं एक किरदार अदा करती हैं। तो इस केस को इसलिए अहम बना दिया गया है कि इसकी जो पूरी लाइव टेलीकास्ट थी वो सबने देखी, जिसकी वजह से बहुत कुछ जो पहले कमरों के अंदर होता था वो अब खुलकर बाहर आ गया है। और अब किसी के लिए भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि कौन सा जज कहाँ खड़ा है और किस जज की क्या खूबियाँ हैं और किस जज की क्या खामियाँ हैं। तो अब जो ये एलिगेशंस पहले बाहर बैठ के बनाए जाते थे कि जी कुछ हम ख्याल जजेस हैं या कुछ जजेस जो हैं वो बड़े आइन और कानून के पासदार हैं, तो अब ये आप जो बयानिए बनाते थे या अपनी तरफ से जो आप लोगों की शख्सियात के बुत तराशते थे, वो इस जो लाइव टेलीकास्ट है उसकी वजह से काफ़ी हद तक अब खुद अपना हर कोई बुत तराश सकता है। अब अवाम खुद भी सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कहाँ खड़ा है। तो इसलिए इस लिहाज से ये अहम हो गई। बहरहाल जी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है इसके ऊपर ये मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि फाइनली समात मुकम्मल हो गई। फुल कोर्ट बैठा, 15 रुकनी बेंच जिसने सारी समातों में हिस्सा लिया। और उसके साथ साथ आपने देखा कि और कोई समात हो नहीं पाई सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन इस केस की समात होती थी। तो बहरहाल जी, फाइनली इस पर फैसला महफूज हो चुका है, जो कि आज ही के रोज़ या तो सुनाया जाएगा या फिर कल किसी वक्त सुनाया जाएगा, या जब भी सुनाया जाएगा उसका वक्त जो है थोड़ी देर बाद बता दिया जाएगा। तो जब तक मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करी हूँ अभी वक्त सामने नहीं आया। हो सकता है कि जब आप देख रहे हों तब तक वक्त सामने आ चुका हो, या ये भी हो सकता है कि फैसला ही सामने आ चुका हो। लेकिन ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है मामला कि अभी तक भी आप इस फैसले के बारे में हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि फैसला क्या आएगा। मेरा अंदाज़ा है कि इसको अगर रिटेन किया जाता है या इसको रिजेक्ट भी किया जाता है, दोनों सूरतों में फैसला एक दो लोग ही होंगे जो ऊपर नीचे होंगे। यानी बुनियादी तौर पर मैं ये कह रही हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक विजन नज़र आ रहा था इस फैसले के दौरान रिमार्क्स के ज़रिए, उससे पता चलता है इस समात के दौरान रिमार्क्स के ज़रिए कि जहाँ आधे लोग अगर इसके हक में थे तो आधे फिर इसके ख़िलाफ़ भी थे। तो इसलिए बड़ा क्लोज ही डिसीजन होगा जो भी होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको इसमें बता दूं कि जो आज की समात थी उसमें जस्टिस मुनीब साहब ने जो एक दो रिमार्क्स दिए और जो चीफ जस्टिस से उनका मुकालमा हुआ, कल भी खैर हुआ था बोलने बुलाने पर कि जी आप रोक टोक क्यों कर रहे हैं। तो आज भी कुछ बातचीत हुई जिसमें मास्टर ऑफ रोस्टर की जो टर्म थी उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने एतराज़ किया कि जी मास्टर का लफ्ज़ क्यों यूज़ हो रहा है, ये तो ऐसे सिर्फ अल्लाह ताला के लिए लफ्ज़ यूज़ होना चाहिए, ये कहाँ से टर्म आ गई। बेसिकली कुछ अर्सा पहले जस्टिस मुनीब साहब ने अपने एक फ़ैसले में ये टर्म यूज़ की थी, तो एक तरह से ये ऐसा भी हो सकता है कि कहीं उनको टॉन्ट ही ना किया जा रहा हो। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने इस पर बताया कि जी बेसिकली मास्टर ऑफ रोस्टर जो है ये जो भी टर्म है, लेकिन अब अगर 3 रुकनी कमेटी बन गई है इसके लिए कि जी 3 जजेस सीनियर मोस्ट जो हैं वो तय करेंगे, तो इसका मतलब मास्टर ऑफ रोस्टर फिर वो होंगे।
तो इस पर जस्टिस मुनीब का एक बड़ा अच्छा मुझे नुक्ता लगा। उन्होंने कहा कि भाई जब आप इसमें जो तौजीह है एक जज से इख्तियार लेके 3 जजेस को मुंतकिल करने की, वो ये दे रहे हैं कि जी सारे जजेस को हम क्यों एक शख्स के रहमो करम पर छोड़ दें, तो भाई फिर आप बाकी जजेस को भी 3 लोगों के रहमो करम पर क्यों छोड़ें। यही बात तो फिर यहाँ पे भी अप्लाई होती है। मतलब ये है कि फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि आप ये कह दें एक ही दफ़ा कि जी जो भी बेंचेस बनाने का इख्तियार है, मामलात के चलाने का इख्तियार है, वो फिर सिर्फ 1 या 3 जज ही क्यों, फिर सारे की सारी सुप्रीम कोर्ट को ही दे दें। तो ये क्यों नहीं हो सकता फिर? तो ये बड़ा एक लॉजिकल क्वेश्चन था उनका। इससे पहले कल की समात में भी ये बात हो रही थी कि जनाब कैप्टन तो एक ही होता है, कैप्टन 2 या 3 नहीं होते। तो जो भी बंदा आपको चीज़ें लेके चल रहा होता है वो किसी एक के पास फिर हमें थोड़ी बहुत उसको पावर थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ती है कि जहाँ पर वो फिर अपने मामलात को डिसिप्लिन कर सकता है। तो ये बिल्कुल लॉजिकल बातें हैं, लेकिन खैर अगेन वही बात है कि जहाँ तक ये बात है कि जी एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए या एक शख्स के पास इख्तियार नहीं होना चाहिए, तो ये फिर अपनी जगह वैसे मैं ऑनेस्टली समझती हूँ चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरह ये सारा मामला कंडक्ट किया है, अब तो मैं भी ये सोच रही हूँ कि अगर सारा इख्तियार इन चीफ जस्टिस के पास आ गया तो फिर बनेगा क्या ऑनेस्टली। लेकिन बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि इस पर फैसला तो महफूज हो चुका है और सुनाया जाएगा। लेकिन ये इतना क्यों इतना कॉन्ट्रोवर्शियल इन्होंने बना दिया, इसके पीछे सिर्फ सियासी मामलात ही वजह हैं असल में कि अपील का हक मिल जाए मियाँ साहब को। इसके अलावा कोई ख़ास इसमें ऐसी मुझे नहीं नज़र आ रही, क्योंकि ये तो शुरू से ही इसी तरह ही बेंचेस बन रहे थे, पहले किसी को इतनी तकलीफ़ नहीं हुई थी। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के बाद फिर सबको ज़्यादा तकलीफ़ शुरू हो गई और अब ये जो मामला है ये आगे चल रहा है। लेकिन ऐसा हमें आम तौर पर भी नज़र आता है अपने जो हमारे कोई भी ऑफिसेज़ हैं, हमारे भी इवन ऑफिसेज़ में एंकर्स होते थे, न्यूज़ एंकर्स, सबका रोस्टर बनता था, तो एक ही बंदा होता था जो आमतौर पर रोस्टर बनाता था और अगर वो नहीं अवेलेबल होता था तो ज़ाहिर है उसका कोई दूसरा बंदा होता था जो रोस्टर बना देता था। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ों के इख्तियारात जो हैं वो एक ही शख्स के हाथ में होते हैं आमतौर पर। अगर 2 या 3 लोगों के हों तो वो फिर हर बात में एक कॉन्ट्रडिक्शन आ सकती है, फिर तो फैसला करना ही मुश्किल हो जाएगा। हर कोई अगर दूसरा जो है एक बात से इख्तिलाफ करता रहे तो फिर फैसले कैसे होंगे, ये भी तो एक अलग से सवाल बनेगा। तो लेट्स सी जी इसके ऊपर जजेस अब अपनी विजडम के मुताबिक क्या राय देते हैं। लेकिन मैंने एक जो इस पे सारी समातें हुई हैं उससे 5 नतीजे निकाले, मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूं। पहली चीज़ ये है कि जी तकसीम अभी भी है और इसकी वजह फिर इसका मतलब सिर्फ उमर अता बंदयाल नहीं थे, इसकी वजह कुछ और भी ऐसे जजेस हैं दोनों तरफ जो स्टिल मौजूद हैं। इसलिए उमर अता बंदयाल के जाने से अगर ये कोई समझेगा कि जजेस की तकसीम ख़त्म हो गई है तो ये गलत है। तो तकसीम अभी तक वाज़े है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी तकसीम वाज़े है तो इसमें ये क्या बात है, ज़ाहिर है 15 लोग हैं, सबकी एक सोच तो नहीं हो सकती, ऑफ कोर्स नहीं हो सकती। और कोई ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि हर फैसला बिल्कुल मुत्तफ़िका फ़ैसला और कभी कोई किसी से इख्तिलाफ़ ना करे। इख्तिलाफ़ लेकिन एक अलग बात है, और जिस तरह की एक लड़ाई है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश है या एक दूसरे पे सबकत ले जाने की कोशिश है या एक हावी होने की कोशिश है, वो एक अलग चीज़ होती है। और जब कोई आप ये चीज़ देख रहे होते हैं उसमें ड्यूरिंग हियरिंग तो आप उसको पहचान सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये इस तरह से हम नहीं कह सकते कि ये सिर्फ इख्तिलाफ है और ये कोई इस तरह की लड़ाई नहीं है। तो लड़ाई तो बहरहाल अपनी जगह एक एग्जिस्ट कर रही है कि कोई किसी को बोलने नहीं दे रहा वगैरह वगैरह। तो बहरहाल जी पहली चीज़ तकसीम वाज़े है। दूसरी चीज़ कि मुझे लगता है कि शायद ही दोबारा कभी फुल कोर्ट बन सके। चीफ जस्टिस साहब ने आज इस दफ़ा पहले साथ आते साथ ही एक बड़ा कदम उठाया, लेकिन उससे उन्हें काफ़ी एक्सपोज भी वो खुद भी हुए और चीज़ें लगता है कि जिस तरह उनको फीडबैक मिला होगा मुश्किल है कि दोबारा फुल कोर्ट बने। तीसरा कि जो चीफ जस्टिस साहब की पर्सनालिटी है उससे मुतालिक बहुत चीज़ें खुल के सामने आ चुकी हैं कि वो बहुत इम्पेशेंट हैं, अथॉरिटेटिव भी हैं। इसके अलावा हालांकि वो जो डिफेंड कर रहे हैं वो तो अपने इख्तियार तकसीम करने के हवाले से डिफेंस दे रहे हैं अपना, लेकिन मज़े की बात ये कि सारी प्रोसीडिंग में वो अलबत्ता काफ़ी अथॉरिटेटिव साबित हो, किसी को बोलने नहीं दे रहे थे और उनका बस नहीं चल रहा था कि वकील की जगह भी खुद ही दलाइल देना शुरू कर दें अपने साथी जजों को जो उन पे इख्तिलाफ कर रहे हैं। इसके अलावा ये पता चला कि जी काफ़ी जो हैं वो बोलने के भी शौकीन है चीफ जस्टिस साहब। और एक जो चीज़ मुझे समझ में आती है कि जो मुझे एक चीज़ ने मुतासिर किया वो जस्टिस मुनीब साहब हैं, जिनकी जहानत ने मुझे मुतासिर किया। मुझे इस्टेब्लिश हुआ कि जस्टिस मुनीब साहब जो हैं पाकिस्तान की माशाल्लाह जुडिशरी में एक ज़हीन जज हैं जो एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और अच्छे उनकी एक जो विजडम थी उसने मुझे मुतासिर किया। उसके अलावा
ओवरऑल जो है मैं समझती हूँ कि जो ये लाइव टेलीकास्ट दिखाने वाला मामला है या इस तरह का, जजेस से मुझे अपनी जगह एक जो हमदर्दी थी जो नहीं बोल पाए, और वकीलों से मुझे बड़ी हमदर्दी हुई जो बेचारे न जाने कैसे केसेस डिफेंड करते हैं, तो बड़ा मुझे उनसे भी बड़ी हमदर्दी हुई इस सारी लाइव टेलीकास्ट से। तो बहरहाल जी, ये कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। जब फैसला आएगा तो उसके ऊपर फर्दर बात होगी। अब जो फैसला एक और आ चुका है वो मैं आपके सामने बता देती हूँ। जो सनम जावेद साहिबा हैं पीटीआई की, आई डोंट नो आप इन्हें सपोर्टर कहें, कारकुन कहें, लेकिन अब तो वो एक लीडर बन चुकी है मेरे नज़दीक। तो सनम जावेद साहिबा जो हैं वो, उनकी दूसरे केस में भी ज़मानत जो है वो आज मंजूर हो गई है। इसके साथ साथ उनके साथ जो दीगर साथी थे, अब्दुल हफीज़, जरी रज़ा, अफशां, तारिक, सैयद, फैसल, उमर और अली हसन, इन सब की भी ज़मानत मंजूर हो गई है। लेकिन अगेन ये फिर बात वहीं पर आ गई है कि हमारा सिस्टम, जस्टिस सिस्टम अब वहाँ तक आ चुका है कि जहाँ अब हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ज़मानत तो हो गई है, क्या रिहाई भी होगी या नहीं, ये $1 मिलियन क्वेश्चन बन के रह जाता है। तो अब ज़मानत तो हो गई है, उसके लिए तो आप कह सकते हैं कि जी ठीक है, अच्छी खबर है पीटीआई वालों के लिए, लेकिन क्या रिहाई होगी ये एक स्टिल क्वेश्चन है। तो वी जस्ट होप्स हो कि अदालत के फैसले पर, हुक्म पर अमल हो सके। और आगे अब मैं ज़रा ये आपको बता दूं कि पीटीआई ने एक और अहम फैसला किया है कि समहाउ और द अदर उन्होंने कोशिश करनी है आपकी थोड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी को जनरेट करें, भले वो किसी लेवल की भी हो, चाहे वो आपके मेन स्ट्रीम लीडर नहीं भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो कहीं पर कोई जलसा, कोई गैदरिंग कर सकते हैं तो इनकी कोशिश है कि उसको इस्टेब्लिश करें, कहीं ना कहीं मूवमेंट जो है वो लेके आएँ। इस सिलसिले में इन्होंने पेशावर में भी एक जलसे की इजाज़त मांग ली है, इसी तरह से लाहौर में भी एक जलसे की ऑलरेडी इजाज़त मांगी थी, जो फ़िलहाल तो जो इंतज़ामिया थी लाहौर की उसकी तरफ से नहीं देगी, तो अब इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज किया है, यानी कि रिक्वेस्ट किया है। तो लेट्स सी कि जी लाहौर हाई कोर्ट इन्हें जलसे की इजाज़त लेकर देती है या नहीं, लेकिन पेशावर में इन्होंने बिल्कुल इजाज़त मांगी है, उधर से लाहौर में भी। तो अगर ये जलसों का सिलसिला शुरू होता है तो भले ये छोटे पैमाने पर शुरू हो, लेकिन ये एक अच्छी एक्टिविटी होगी पीटीआई के लिए, एक अच्छा आप कह सकते हैं कि घुटन के माहौल में फ्रेश एयर की तरह का ये एक कदम होगा। और अभी इनके कुछ लीडर्स हैं जैसे अली मोहम्मद खान साहब हैं जो बाहर भी हैं, जो खिताब भी कर सकते हैं, और भी असद कैसर साहब हैं जो बाहर भी हैं, आज़ाद भी हैं, खिताब भी कर सकते हैं, पीटीआई से वाबस्ता भी हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं कि जो आकर चीज़ों को आगे लीड करके लेके चल सकते हैं। तो वी जस्ट होप के देखते हैं कि इन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड के ड्रामे तो किए जा रहे हैं कि जी कोई किसी को मसला नहीं है। तो अब ये 2-3 फैसलों से ही पता चल जाएगा कि आगे प्लान क्या है, क्या पीटीआई को कोई स्पेस मिलना है, या अभी तक यही फैसला है कि इन्हें कोई स्पेस नहीं मिलनी। तो ये अभी आपको अगले कुछ 2-3 फैसले जो हैं ये इसको इंडिकेट ऑटोमेटिकली कर देंगे। और लास्टली मैं ज़रा आपको ये बता दूं कि जो एक इंटरव्यू उसका सिलसिला शुरू हुआ था, उसमें अब आदिल शाहज़ेब साहब ने भी जो है थोड़ी सी अपनी ज़ुबान खोली है, और उन्होंने भी कामरान शाहिद की तरह आके बड़े एक्सप्लेनेशंस देने की कोशिश की हैं, और थोड़ा ऊपर से आ रहे हैं, जिसको आम लैंग्वेज में कहा जाता है कि ज़रा ऊपर से आ रहे हैं कि जी आपकी ये वो सर्कस शुरू हो गया हमारे इंटरव्यू के बाद, और इस तरह किया उस तरह किया। आई डोंट नो ये टाई वाले मामले पर किस बेवकूफ़ ने तनकीद शुरू की थी, बगैर देखे ही शायद की थी किसी इमेज के ऊपर। असल में तो वो तो ऑब्वियस ही था, तो उस पर तो तनकीद कोई बनती नहीं थी, लेकिन जो असल बात है तनकीद की वो वही थी जो है, जो एग्जिस्ट करती है। बाकी अगर आप आके किसी भी चीज़ को डिफेंड करें, यानी ये तो वही बात है कि उज़रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह, कि आप एक तो इस तरह की एक शेमफुल हरकत करते हैं और फिर उसके बाद आके उसको डिफेंड भी करते हैं मीडिया के ऊपर आकर। आप में इतने गट्स भी हैं, इतनी हिम्मत भी है कि आप उसको आके डिफेंड भी कर रहे हैं ऐसे अपने किसी काम को। तो सलाम है भाई फिर आपकी हिम्मत को, मैं तो यही कह सकती हूँ। यानी सारी दुनिया जानती है कि आपने क्या किया है, और आप जो हैं वो आके फिर भी उतने ही ढिठाई के साथ आकर, और फिर मज़े की बात सवाल इंटरव्यू में जो उनसे कर रहे थे आप सदाकत अली बासी साहब से कि आपकी ज़मीर पे कोई बोझ है, तो मैं अब ये सोच रही थी कि कोई आप से भी ये सवाल करे कि आपके भी ज़मीर पे कोई बोझ है या नहीं है। लेकिन जो आप उसके बाद आके उसको डिफेंड कर रहे हैं, उससे तो यही अंदाज़ा हो रहा है कि आपकी ज़मीर पे कोई बोझ नहीं है, ना ही आप लोगों को कोई शर्मिंदगी है। कामरान शाहिद साहब भी आके कभी वो जामी के साथ वीलॉग में बैठ जाते हैं, कभी नुक्ता नज़र प्रोग्राम में आ जाते हैं, कभी अपने शो में शुरू होने से पहले वो जो वर्दी वाला बंदा है उसकी कहानी सुनाने बैठ जाते हैं कि जी वो तो मेरा अपना बॉय था, उसका टीम का मेंबर था, ये था वो था, चाय लेने गया।
तो ये सब करतूतें अगर आप करें ही ना तो आपको इतनी वजाहतें देने की ज़रूरत ही ना पेश आए। वजाहतें आपको क्यों देनी पड़ी हैं इतनी, एक इंटरव्यू तो किया है तो इसीलिए देनी पड़ी है ना कि कुछ था उसमें मसला। तो भाई बात यह है कि आप पहले ऐसी हरकतें ही ना करें कि आपको वजाहतें देनी पड़े। अब आप वजाहतें देते रहें जितनी मर्जी, लेकिन जो डैमेज था वो ऑलरेडी आपको हो चुका है और आप लोगों ने न सिर्फ खुद को एक्सपोज किया है बल्कि जो पाकिस्तान का इस वक्त कंट्रोल्ड मीडिया है उसकी एक शेमफुल किस्म की पिक्चर है वो आपने पूरी दुनिया को भी दिखा दी है। और पाकिस्तान को तो खैर पाकिस्तान में रहने वालों को तो वैसे ही कोई उसके ऊपर डाउट नहीं था, ना कोई उसके बारे में खुशफहमी थी, तो वो आपने क्लियरली डिपेक्ट कर दी। इसके अलावा तो इसमें मुझे कोई बात नज़र नहीं आती। आपकी ये जितनी भी एक्सप्लेनेशंस हैं ये बिल्कुल कोई हैसियत नहीं रखती और ना इनमें कोई लॉजिक्स हैं और ना आप जो है इस बात को डिफेंड कर सकते हैं। मिलते हैं नाज़रीन आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।